फैसल वाटा से चंगा दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर एक स्याह दिन के तौर पर ही याद रखा जा सकता है। कभी भी ऐसा मौका है कि फ़ौज और कौम आमने सामने खड़े हों तो उसको आप खुशगवार लम्हा नहीं कह सकते। वो पाकिस्तान के लिए नुकसान का ही मौका होगा। जब पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का मौका था। जब सुप्रीम कोर्ट की स्टॉर्मिंग की गई वो भी पाकिस्तान के लिए नुकसान का और यौम स्याह था वो भी। और इसी तरीके से 9 मई जब GHQ ISI ऑफिसेज़ या कोर कमांडर के घर या एयर बेस अटैक हो रही हो तो वो भी यौम स्याह ही है। ये सारे यौम स्याह है। लेकिन कभी हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमारी किन पॉलिसियों की वजह से, किन हरकतों की वजह से कभी पार्लिमान पे चढ़ाई होती है, कभी PTV स्टेशन के ऊपर हमला होता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में स्टॉर्मिंग होती है, मार्शल लॉ 4 लगे हैं। वो यौम स्याह हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए थे, वो दुरुस्त वाक़या तो नहीं है। यौम स्याह उन सारे मार्शल लॉ का भी मनाना चाहिए। जब वो PTV स्टेशन की दीवारें फलांग के या 2 जीपें आती हैं वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ने के लिए, वो भी यौम स्याह होता है। तो क्या हमें इससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए या आगे नहीं बढ़ना चाहिए? अफसोस के साथ हम इससे सीख नहीं रहे हैं। सब लीडिंग पॉलिटिशियन इंतज़ार करते हैं कि कब उनको वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पाकिस्तानी सियासत उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इंतज़ार करते हैं कि कब सीढ़ी लगेगी और हम वो ऊपर जाएंगे टॉप की मंजिल के ऊपर। और ऊपर जाते जाते कभी कभी वो सांप काट लेता है आगे से और वो जाके ज़मीन पे गिर जाते हैं। जब ज़मीन पे गिरते हैं तो फिर जमहूरियत याद आती है और फिर चीखो पुकार करते हैं। लेकिन जब वो सीढ़ी लग के ऊपर चढ़ रहे होते हैं फिर सारा कुछ जिंदाबाद सब अच्छा है। यही एक अफसोसनाक लम्हा है जो हमें किसी असूल की पासदारी करने ही नहीं देता। जो ऊपर चढ़ रहा होता है वो तो कहता है ठीक है, सारों को अंदर कर दो, मार दो, सिर्फ मुझे हुकूमत मिल रही है, सब अच्छा है। जिसको नीचे गिराया जाता है या गिर जाता है वो चीखो पुकार करता है। पाकिस्तानी कौम के साथ क्या हो रहा है, कोई रुल रहा है, किसी को रोटी मिल रही है, भूख अफलास है, कुछ है, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। ये एक अफसोसनाक लम्हा है। जमहूरियत के अंदर लोग 20-20, 25-25 साल कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं किसी कॉज़ की खातर। यहाँ कॉज़ कोई नहीं है। यहाँ मैं हूँ तो ठीक है, नहीं तो पाकिस्तान है या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आज आर्मी चीफ़ ने 9 मई की तवसत से ही एक बयान भी उनका भी हमारे सामने आया। सारा दिन के जो कुछ इवेंट्स थे वो भी उसी हवाले से थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। और पावरफुल तो मैं कह रहा हूँ लेकिन लम्हा फ़िक्रिया भी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों की जो अक्सरियत थी हमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आई। वो वोट डालने वाले 31% थे या जितने थे, मेजॉरिटी 8 फरवरी को इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायतियों की हमें नज़र आई पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर। तो जो इतनी बड़ी डिवीजन हम खड़ी कर लें कि वो ब्रिज ना की जा सके, पूरी कौम तकसीम कर लें, तो वो हमें फर्दर पोलराइजेशन की तरफ ले जाती है। PTI ने पोलराइजेशन को पैदा करने के लिए ख़ुद बहुत काम किया है, लेकिन एटलीस्ट बाकी लोगों से तो ये रखी जाती है कि वो उसको कम करने के लिए अपनी हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे, कुछ अच्छे स्टेप्स लेंगे जिससे इस गैप को ब्रिज किया जा सके, लोगों को गले लगाया जा सके, नफ़रत की फ़िज़ा में कमी लाई जा सके। लेकिन मुझे वो होता हुआ नज़र नहीं आता। आर्मी चीफ़ का बयान जो है वो कहता है कि सानिहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में स्याह दिन है। तारीख़ का स्याह बाब रकम करने वालों से ना कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। 9 मई के मनसूबा साज़ों को इंसाफ के कुटहरे में लाया जाएगा। घनौने मनसूबा के असल रहनुमा, ये बड़ा गौर तलब है ये जो जुमला है, घनौने मनसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम ज़ाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। तो मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये सुर्ख लकीर अभी इमरान खान के ऊपर डली हुई है, ये हटी नहीं है। तो ये आज आर्मी चीफ़ का बयान है, ये उसके ऊपर फाइनल स्टैंप लगा रहा है। और मैं इसको भी कहूँगा कि ये खुशाइन नहीं है। पाकिस्तान के लिए रास्ता निकालना चाहिए। रास्ते जितने खुलते जाए ना, दरवाजे, रास्ता मिलता जाए, मसाइल हल होते जाते हैं। बंद दरवाजे मिले तो फिर लोग टकरे मारते हैं, उससे मसाइल बढ़ जाते हैं। ये मैं दोबारा दोहराता हूँ ये जुमला, घनौने मनसूबे के असल रहनुमा अपने आप को मासूम ज़ाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। असल रहनुमा के जराइम में मुलवस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। 9 मई के वरगलाए लोगों को पहले ही शक का फ़ायदा दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्मनामे की रोशनी में। तो बाकी किसी जो 80-85 लोग अंदर हैं या किसी और के ऊपर जो मुकदमे हैं उसको अभी और माफ़ी की गुंजाइश नहीं है। ये आर्मी चीफ़ का स्टेटमेंट है, मैं नहीं बयान दे रहा, आर्मी चीफ़ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनको शक का फ़ायदा देना था दे दिया था, बाकियों को सज़ा मिलेगी। 9 मई के असल मुजरिम को हिसाब देना पड़ेगा। ये रिपीटेडली उनके स्टेटमेंट के अंदर इस चीज़ का तज़किरा आ रहा है। जाली ख़बरों पर, और ये एक और लम्हा फ़िक्रिया है, जाली ख़बरों और प्रोपेगंडे से डिजिटल टेररिज़म, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो है सोशल मीडिया के ऊपर शरपसंदी की जाए, आर्मी चीफ़ की फैमिली की, इनकी बेटी की, इनकी एहलिया की, उनकी फैमिली हिस्ट्री छापी गई, उनका ट्रैवल रिकॉर्ड छापा गया। वो जिसने किया वो उसको डिजिटल दहशतगर्दी आप कहें। वो मेरा ख्याल है कि फ़ौज से जुड़े हुए कुछ लोग थे जिन्होंने उस रिकॉर्ड को चुराया था, और फ़ौज से मुंसलिक एक शख्स था जिसने उसको ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी किया था।
लेकिन बहुत सारे नौजवान होंगे पीटीआई से जो इनकी रगबत होगी, वो उल्टा सीधा छापते भी हैं और उल्टी सीधी मीम भी डालते हैं। हम रोज़ाना पिछले 5 सालों से एक मुश्तरका मीडिया सेल था जिसकी मैं कई दफ़ा निशानदेही कर चुका हूँ, उसके अंदर अस्करी पसंदों को जिन्होंने तरबियत दी थी उनकी भी निशानदेही कर चुका हूँ। वो हमें गालियाँ निकालते थे, फ़ीमेल एंकर्स को ऐसा ऐसा कुछ लिखते थे कि वो शायद अपने बच्चों से जाते हुए शर्माती होंगी कि हमारे लिए क्या लिखा जा रहा है। उनको तरबियत गाहें भी प्रोवाइड की गई थी सारा कुछ लिखने के लिए, लेकिन उन सारों को पकड़ के दहशतगर्दी क्या है कि अगर हम जेलों में डालेंगे तो तब भी मसला होगा, ये मसला हल नहीं होगा इससे। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है, ये आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है। और आज ही की खबर ये है कि पाकिस्तानी जो काबीना है, वफाकी काबीना, वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अंदर भी कोई तरमीम कर रही है, तो सोच समझ के काम किए जाए। आज अगर इमरान खान को या पीटीआई के 10, 20, 50, 100 लोगों को डंडे मारने के लिए हम कुछ काम करें तो कल यकीन रखें शहबाज शरीफ के वो सबसे ज़्यादा लॉ का इतलाक नून लीग के ऊपर होगा। जब आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में आपके गिरने का इम्कान 100% होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, शुएब शाहीन साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फैसल वाडा साहब, जो आर्मी चीफ़ का बयान है, कम अज़ कम उससे एक चीज़ तो मुझे तो जो समझ आती है कि वो इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही है, बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए मालिक साहब, मैं तो आपके शो पे बहुत दफ़ा बाकी शोज़ पे भी, लेकिन आपके शोज़ पे मुझे इन पर्टिकुलर बहुत क्लियरली याद है, काफ़ी महीनों से अब तक कह रहा था कि ना डील है ना ढील है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई के वाक़े को लेट गो नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कानून भी बदलना पड़े, बदलेंगे, ये भी मैं कह रहा था। और जो आज की स्टेटमेंट है उसमें जो आपने जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताई, उसमें जो डिजिटल टेररिज्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो डिजिटल टेररिज्म का मतलब ये कि जो सलूक टेररिज्म के साथ होता है क्रॉस बॉर्डर विद इन द कंट्री, वही डिजिटल टेररिज्म के तहत वो उसी ज़ुमरे में उसी तरह ट्रीट किए जाएंगे जैसे आप आम टेररिस्ट को ट्रीट करते हैं। इसमें बड़ी क्लियर फाइन लाइन क्लियर हो गई। नंबर 2। नंबर 3 ये कि ये जो मौला झट की सियासत थी जो हमने पिछले 72 घंटे में भी देखी, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सियासत कर रहे हैं शुएब शाहीन साहब की पार्टी से, वो खड़े नहीं, वो बैठे नहीं, वो लेटे हुए हैं, और ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लेटे हुए हैं। लेकिन उन लेटने के दौरान भी जो वैनम और जो अग्रेशन या आग लगाने की बातें और तड़ियाँ और हम बाप से नहीं माफ़ी मांगेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसकी भी एक फ़ाइन लाइन और डेड लाइन अब आ चुकी है। अब जिसका जितना मैंडेट है, जितनी जो बात कर सकता है, वो चाहे सिर्फ पार्टी की हद तक हो या पार्टी के ज़ुमरे से बाहर भी, सबको अपनी अपनी हदों में रहना होगा। तो इट इज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज बाय एंड लार्ज कम्प्लीटली कि इसमें लाइंस बड़ी क्लियर है। 9 मई के वाक़े को आप लेट गो नहीं कर सकते। किसी दुनिया के अंदर आप CIA के साथ नहीं लड़ सकते। जिधर ऐसे इकदाम हुए उधर 24 घंटे, 48 घंटे और 30 दिनों में फैसले हो गए। थोड़ा नामुनासिब शायद हो जाए, लेकिन आमतौर पर जब आपने किसी को टाइटन दी न्यूज़ होता है ना, फंदा कसना हो किसी को, तो मुझे तो लगता है PTI के लिए उस तरह की सिचुएशन है। देखिए नदीम अली साहब, ये अगर आप और मैं भी करेंगे तो हमारे लिए भी है। तो जो ऐसा करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और इसमें ऐसा नहीं है कि बाकी पार्टियों के लोग बड़ी जिम्मा हो जाएंगे, उसमें भी ऐसे टोला है शरारती, सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए। शुएब शाहीन साहब अभी मार खाते खाते, पता नहीं बचे हैं या मार खा के आए हैं, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे हैं, ये और गौहर साहब कुछ जंगो जदल में मसरूफ़ थे। बचत हो गई आपकी या लाठियाँ पड़ी हैं? छोटी मोटी तो पड़ी हैं, मगर पड़ी बचत हो गई। हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, कुछ को बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और हमारा पुरअमन एहतजाज था, और हमारे पुरअमन एहतजाज के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया, और हमने अभी स्पीच भी शुरू नहीं की थी, हमारे स्लोगन सिर्फ चल रहे थे, हम पुरअमन मुजाहिरीन थे, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। लिहाजा उन्होंने बड़ा ज़्यादती की है पुलिस ने, और हमारे कई कारकुनान गिरफ़्तार किए। मैंने अपने वकला को भेजा है, अब पता चलेगा कि कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं। ज़ाहिर कुछ तो हमारे वीडियो में नज़र आ रहे हैं, कुछ तो पता नहीं कितने हैं। मतलब हमारी कुछ ख़वातीन के बारे में भी टर्म यूज़ की गई है ना, वो इंतशारी टोला, इंतशारी सियासी टोला, तो शरपसंदी की भी टर्म है। अब वो डिजिटल टेररिज्म भी आपके लिए इस्तेमाल होगा। तो मुझे तो सिर्फ हंसी आ सकती है। मुझे ये बताएं, पहले आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया आर्मी चीफ का, बड़ा पावरफुल बयान। जब पावर होती है ना, तो वो बयानात भी फिर पावरफुल हो जाया करते हैं। मैं पूछता हूँ कि सज़ा से नहीं बच पाएंगे? मुझे ये बता दें, आर्मी चीफ साहब चीफ जस्टिस कब से बन गए? वो जज हैं। एक तरफ आप कहते हो मिलिट्री ट्रायल करेंगे, एक तरफ कहते हो कि हमारे ऊपर हमला हुआ, मुद्दाई बन गए। कहते हो हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, गवाह बन गए, 2 हिस्से बन गए आपके। तीसरा कहते हो हम मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए खुद ही सज़ा देंगे।
मुझे ये बता दें, दुनिया का कोई कानून और उसूल बता दें कि खुद मुद्दाई, खुद गवाह, खुद जज। देखें, आपके अंदर एक नफ़रत की आग फैली हुई है, आप ऐसा न करें। रियासती इदारे, आप एक पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आपका हमारे जो पब्लिक की आवाम के पैसों से आपको तनख्वाहें, मराआत और आपको इसलिए पैसे देते हैं, आपके टैंक, आपकी गोलियां, आप जाकर हमारी हिफाजत करें। 80% आवाम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। चलें, जो भी वो कैलकुलेट करके बताया, एक बहुत बड़ी तादाद 8 फरवरी को किसको नहीं पता, कोई आंखें बंद कर ले सो जाए। मुझे भी हराया गया है। आप इस खुद, आपके सारे रिपोर्टर्स, आपके सारा मीडिया गवाह है, सारे मीडिया हाउसेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं। 1,05,000 वोट लिया, उसके मेरे मद्दे मुकाबले ने तारिक फजल ने 51,000 वोट लिए। सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं, सारी पब्लिक जानती है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे साथ उस दिन ट्रैवल किया, सबको पता है। बात यह है कि उसके बावजूद कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद की 3 सीटें हार गए, पंजाब हार गए, फलां हार गए, तो खैर हाई कोर्ट में आपका केस है, कुछ निकला है नतीजा, लेकिन ये मैं जो कह रहा हूँ ना, आज के इस बयान से मुझे लगता है कि दो बातें तनाव बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, टकराव वाली। 2 बातें बड़ी हैं। आप अगर इस मुल्क को उस हालत में पहुंचाना चाहते हो जो खुदा न खास्ता बांग्लादेश बना था, मशरकी पाकिस्तान के 95% लोग मुजीबुर रहमान के साथ खड़े थे और आपने कहा वो गद्दार है। आज आपका मोर देन 80%, मैं आपको दावे से कहता हूं नदीम भाई, मेरे साथ किसी मार्केट, किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि लोग हमें आकर के इतनी मोहब्बत देते हैं और इमरान खान का नाम लेके इतना कुछ करते हैं। मैं पब्लिक में गया हूं, पब्लिक फिगर हूं, मैं अभी इलेक्शन लड़ा है, मैं लोगों में गया हूं। यकीन करें कि लोग अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो इस हकीकत को एक्सेप्ट करें, आप मुल्क को आगे लेके चले। जो चीफ का स्टेटमेंट है, कोई काम न करें, आगे चलाते हैं जिससे आप इस मुल्क को जात एक शख्स की, सिर्फ एक आखिरी बात, एक शख्स की दुश्मनी में आप 25 करोड़ अवाम के साथ आप बदले मत लें। घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, इनको अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी पॉइंटेडली एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर इमरान खान को स्टेटमेंट टारगेट कर रही है। आउटकम क्या होगा इसका, सारा नतीजा क्या? देखिए आउटकम क्या है, मैं तो बड़ा, मुझे तो हैरानगी भी है और ये अजीब सी बात है कि एक जो घिनौने जुर्म करने वाले लोग हैं वो पार्लियामेंट में बैठे हुए, वो वज़ीर आला बन के बैठे हुए, उनसे कोई उनकी सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं है। और क्या मैसेज दिया जा रहा है बाकी लोगों को जो चुप करके और अपने अदारों का हर जगह पे बैठ के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शहीदों की यादगारों के आगे खड़े होके फूल चढ़ा रहे हैं, उनके हक़ में रैलियां निकाल रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी कौम को जब हमारे उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिल रही? किसी को वज़ीर आला बनाया हुआ है, किसी को MNA बना दिया है, किसी को MPA बना दिया है, ओहदों में बैठे हुए। अवाम ने बनाया है। भाई जी, अवाम ने तो तब बनाया ना, मैंने आपको टोका नहीं शुएब साहब, अवाम ने तो तब बनाया, उनको होना ही डिस्क्वालीफाई चाहिए, वो असेंबली में आने के अहल ही नहीं है। देखें जो काम अलीमीन गंडापुर अपनी पूरी काबीना के साथ अभी 2-4 हफ्ते पहले ही कोर कमांडर के घर में इन्वाइटेड थे सारे, जिन्हें रोज़ों में वहाँ इफ्तारी भी किया है, वहाँ ब्रीफिंग भी नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ नदीम साहब, ये बड़ी, मैं आज एक्चुअल बात कर रहा हूँ, अगर इन लोगों को माफ़ किया गया जिन्होंने 9 मई किया है, एक्चुअल जो गुनाहगार हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, जिनके शवाहिद मौजूद हैं, और उनको किसी मसलत के तहत छोड़ दिया गया, ये मेरी अपनी टेक है कि ये 9 मई फिर होगा। अगर 9 मई रोकना है तो फिर 9 मई के किरदारों को सज़ा दें, और जो भी सज़ा को देने में रुकावट आता है उसको बताएं। नून लीग वाले ऐसे कमाल की सियासतदान है ना, वो कहते हैं 9 मई जिसने किया उसको तो सज़ा दे। मैं कहता हूँ जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया था उसको क्यों नहीं सज़ा दी? दें। मैं तो कहता हूँ कि आप नाम भी नहीं लेते उनका। 9 मई मैं कहता हूँ उसका मनसूबा साज कौन था, वो आगे से बताता भी कोई नहीं है। आप 2014 के धरने से शुरू करें, 14 के धरने से लेके आखिर तक जितने भी किरदार हैं सबको सजाएं दें। 2014 का धरना, पार्लियामेंट पे अटैक, पाकिस्तान टीवी पे अटैक, फैजाबाद धरना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें लटक रही थी। आप इसके मनसूबा साजों को अगर पकड़ेंगे, पिछले साल तो निशानदेही जिधर होगी वहां तक आप जाएंगे नहीं। जो पिछले साल पुलिस की वैन में बैठ के आकर के चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया, गालियां दी, लिटरल गालियां, मेरे पास वीडियोस मौजूद है, और वहां खड़े होकर उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होगी कि फैसले पे अमल दरामद करा सके। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले भी जा चुके हैं, भाग रहे हैं 90s में, 98 वाला जो बात सुने ना, जो ये बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का एक जूरिस्प्रूडेंस है, एक जज साहब हैं वो कहते हैं गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू आप कह रहे हैं,
तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? एक बंदा जो क्राइम करके आया है, जिसने पूरा नहीं तो आपको इख्तिलाफी राय का तो हक हासिल है, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर चीफ जस्टिस को बंदियाल को गालियां निकालने का तो हक हासिल नहीं। ये काम ये करते रहे, जीएसक्यू के बाहर जाते थे ये गालियां निकालने के लिए। बात सुने, आज अफवाज के इदारों के ऊपर ये तनसीबात पे ये हमला हुआ, शोधा की यादगारें जो थी उनको तबाह किया गया, आग लगाई गई, गलत काम किया गया। उसके बाद वो तो कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई ये नहीं है, ये अब जुडिशरी कर्नल शेर खान की यादगार की जिसने बेहुरमती की है वो बंदा होशोवास में नहीं होगा। हमारी अदलिया को नेशनल हीरो है तो नेशनल हीरो इज अजीज भट्टी शहीद की, राशिद मिनहास की, वो हमारे सरगोदा में उनकी यादगारें तोड़ी गई हैं चौक में। तो वो निशाने हैदर है, निशाने उसको तो हैदर इज्जत के साथ नाम भी ले सकते हैं और उनको आपको एम्ब्रेस करना चाहिए और ताज़ीम देनी चाहिए। देखिए, और वो बात है, यही तो बात हम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, शहादतें दी, चले बाकी एक दो के ऊपर आपको इतराज होगा, यार बाकी को क्या कसूर है? आप शहीदों की याद करें, आपने इतना लोगों के ज़हन में फसाद डाल दिया है। फैसल वाडा साहब, इसका अंजाम कार मुझे अब तो एटलीस्ट स्टेटमेंट के बाद मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। मुझे लगता है ये तनाव ख़त्म, मैं सोचता था हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बातचीत होगी, इनके लोग मिलते हैं जाके, कोई चोरी छुपे कोई खुलेआम मिलता है तो कोई रास्ते आहिस्ता आहिस्ता निकलाएंगे, लेकिन अब तो लगता है कि नहीं, वो हार्ड लाइन्स ड्रॉ हो गए। देखिए नदीम मेरे साहब, मैं फिर दोहराऊँगा कि देखें, जब आपको तूफ़ान आता है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, बिल्डिंग गिरती है, डैम बनाने होते हैं, शहादतें बॉर्डर पे देनी होती है, टेररिज्म का ख़तरा होता है, आग बुझानी होती है, सैलाब बारिश का पानी निकालना होता है, लोगों को बचाना होता है, आप हर काम, हाँ, और उससे ज़्यादा ब्लंडर करने के बाद दोस्त ममालिक का ताल्लुक़ ख़राब करके ठीक करने का मामला आता है और पैसे बैरून मुल्क से लाने का मामला आता है, आप फ़ौज को खड़ा कर देते हो। जब आप फ़ौज से सारे काम ले लेते हो, सारी मुश्किल काम फ़ौज से करवा दो, फिर मॉरली भी ये और एथिकली भी चीज़ ठीक नहीं है कि फिर आप, क्योंकि वो बार बार आके बात नहीं कर सकते हमारी तरह, आप उनको गाली भी दो, निशाना भी बनाओ, उनके तमस्खर भी उड़ाओ, उनके इदारे को भी डिसग्रेस करें और फिर शहीदों का तमस्खर उड़ाएं। देखिए सैशन के ऊपर जो लोग खड़े हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, हम तो सर नारा लगाते हैं मरने के लिए आए, मुल्क के लिए मरने के लिए नहीं आए, अल्लाह का एहसान है सर, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, हम नारा लगा सकते हैं, मरने कोई नहीं आया। ये वो लोग हैं जो शहादत की तमन्ना लेके आते हैं कि हम, इनको तो नहीं पता ना कि कौन कर्नल बनेगा, कौन ब्रिगेडियर बनेगा, कौन जनरल बनेगा, सारे तो नहीं बनते। मुसलमानों के अंदर तो शहादत का जज्बा सब नहीं होता है सर, मुल्क की बात कर रहा हूँ सर, मैं सियासतदान की बात मैंने स्पेसिफिक कर दी है, ठीक है, मुनाफिकत हमारे अंदर है ना सर, तो उसको मानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं रांझा साहब की बात भी सुन रहा था, शाहीन साहब की बात भी सुन रहा था। देखिए शाहीन साहब कह रहे हैं कि हम टैंक देते हैं, गोलियां देते हैं। मेरा आज सवाल ये है कि हमने अपने फ़ौजियों को और सिपह सलार को जो सोटी डंडा दिया हुआ है, वो बांसुरी बजाने के लिए तो नहीं दिया हुआ ना। जब वो बॉर्डर के बाहर हमें बचा रहे हैं दुश्मनों से, तो फिर उनका काम है कि वो अंदर जो दुश्मन मौजूद हैं, वो सियासी टोले की नज़र के तहत हैं, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, या सारी पॉलिटिकल पार्टी टोले की टर्म इस्तेमाल करें। आप कुछ सियासी टोले की टर्म, मैं सियासी टोले की टर्म इसलिए, सारे पीटीआई के लोग एंटी आर्मी नहीं है, ठीक है जी। एक जत्था होता है, जो अग्रेशन, पूरी पीटीआई इमरान खान को आप निकाल दें, पूरी पीटीआई जो है ना जफ्फी डालने को तैयार बैठी हुई है इंतजार में। वो तो इमरान खान भी शायद इंतजार कर रहा है, सिर्फ उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। इमरान खान साहब का तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि उनको स्ट्रैटेजी है पीटीआई की कि वो जेल में रहे, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे लेते रहे। ये आपको लग रहा है शक्लें जो आज, तो फिर हमें उसको इंतशारी टोला, जत्था, दहशतगर्द, वो इस तरह की टर्म्स उसके लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं हैरान ये हो रहा हूँ। देखिए आज मोहसिन राजा साहब भी बात कर रहे हैं, उनको पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला है, वो भी गवर्नमेंट का, उन्होंने कम तजलील किया था फौज की, उन्होंने भी नाम लिए थे, ठीक है, उससे पहले की पॉलिटिकल पार्टीज ने भी लिए। इस हद तक कोई नहीं गया, इस हद तक नहीं गया, इस हद तक कोई नहीं गया। लेकिन आर्मी जनरल बाजवा का नाम लिया ना, या जनरल फैज, मैं ये कह रहा हूँ सर, तो किया सभी रह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दिया। जनरल फैज के ऊपर अगर ये इल्जाम हो कि फैजाबाद धरने में उनका रोल था, या जनरल बाजवा पे इल्जाम हो कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने में उनका रोल था, तो नाम लेने में बुराई में तो आज भी लोगों की टांगे कांपती, छोड़ देना वो बात, नाम नहीं लेते, ठीक है, कहा लेते हैं, लाके खड़े होते हैं। ये वैसे किसी का भी नहीं लेते, ये किसी का भी लेते, ये गवर्नमेंट में भी है, और कहते हैं कि जी जो ठीक बात है ना वो बाकी लोग करें, माइनस मोहसिन राजा। ये काफी होशियार है, ये नहीं होशियारी भी गले पड़ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो सुबह सुबह सलूट मारते हैं, उसके बाद उनके दिन का आगाज होता है। देखिए अब मेरा कहना ये कि अब शोएब शाहीन साहब अगर ये डिबेट करेंगे, ठीक, 6.25 करोड़ हमारे पास जवान लड़का है, बच्चियाँ हैं, जवान हैं, यंगस्टर्स हैं, आप उनको ये ना कहें हमारी तनख्वाह पे गोलियाँ खरीदते हैं, हम टैंक खरीदते हैं, हमारे बाप के नौकर नहीं है वो। नंबर वन, हमें भी जो गवर्नमेंट के अंदर महलात के अंदर हम एसी के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेनेट के दफ्तर के अंदर या सेनेट की असेंबली के अंदर या एमएनए दूसरी असेंबली के अंदर या प्रेसिडेंसी के अंदर या प्राइम मिनिस्टर के अंदर या गाड़ियों का झमकटा लेके घूमती है पॉलिटिशियन, वो भी इन्हीं पब्लिक के पैसों से आता है। तो डिफ्रेंशिएट ना करें, कहें
उनको वो गोलियां बंदूकें दिखाई तो हमने रोटी भी खाई, चोरी भी की, बेईमानी भी की, अपने बाप की जागीर समझ के सियासतदानों ने मुल्क को ना इतनी इतनी फाइलों के तहत चलते चले गए। ठीक है जी। मोरालिटी तब आपके अंदर हो जो आपके अंदर कैरेक्टर हो। एक किसी के अंदर कैरेक्टर ही नहीं है कि वो कोई बात करते हैं, वो नारा लगाने के लिए। सर मैं भी आपके बकौल सारे पॉलिटिशियन कैरेक्टरलेस हैं और करप्शन करने आते बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो Majority। टॉप सीटों के ऊपर बैठी हुई है, जो सारे बार बार आ corrupt रहे characterless वो फरिश्ते। अगर आप कहते हैं फरिश्ते तो मैं आपकी बात को शायद इस प्रोग्राम की हद तक मान लूं। नहीं, मैं तो नहीं कहता, हम लेकिन आप वो नहीं हम कहते तो जैसे कोई- हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ ना सर। हम में से अगर 100 लोगों में से 10-20 बहुत गंदे लोग होंगे, 10-20 बहुत अच्छे होंगे। नहीं, ये मैं ऐसी आपको क्लैरिटी तकसीम ऐसी होती है। नहीं, यहाँ तकसीम ऐसी नहीं है। यहाँ 10 भी अच्छे हो सकते हैं 100 में से, बाकी सारे गंदे। बाकी 80 में आप कैटेगराइज करते हैं। ए कैटेगरी का घटिया है, बी कैटेगरी का घटिया है, सी कैटेगरी का तो इस घटिया है, डी मौजूदा कैटेगरी का पार्लियामान में भी 80% गंदे लोग हैं। 85% होंगे, 85% 90% भी अगर मैं कहूँ तो कम होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि तो आप नहीं कहना कल के चाहते ना, आपके साथी- आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि भाई आपका बहन आपके जो है दिल की बात मैंने कर दी है। नहीं, तो मैं नहीं कहता। मैं तो ब्रेक बोल ले रहा लें, हूं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है उससे 2-3 चीज़ों की निशानदेही होती है। एक तो इमरान खान के लिए कोई नरमी नहीं है, फॉर द टाइम बिंग वो जेल में ही रहेंगे। पिछले महीने 2 महीने से जो बयानियाँ बन रहा था कि कोई इंगेजमेंट हो रही है, बैक चैनल पे कुछ काम चल रहा है, तो हम तो कहते थे कि अच्छा है, कुछ तलखी में कमी आए, तनाव में कमी आए, पाकिस्तान आगे चलना शुरू हो। लेकिन आज सुर्ख लकीर वाला मामला बिल्कुल क्लियर कट सामने नज़र आ रहा है कि वो एक रहनुमा जो इसके पीछे था उसको सज़ा होगी, तो सज़ा तो उसको मिलेगी, अभी वो अंदर ही है। लेकिन बेहतरी वाला रास्ता निकला है तो अभी भी पाकिस्तान का मफाद इसी में है। दूसरी चीज़ जो क्लियरली नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके ऊपर सख्ती भी और होगी। और PTI के अंदर स्प्लिट जो है पहले ही मौजूद है। कुछ 4 ग्रुप हैं जो चारों एक दूसरे को एक इल्ज़ाम देते हैं। एक दूसरे को कहता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है, वो उसको जवाब में कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ है। क्लियरली है, कोई इसमें ढकी छुपी नहीं है। पूरी पार्टी को पता है कि कौन कौन किस किस पे इल्ज़ाम लगाता है और कौन कौन आपस में फटा हुआ है। उसकी एक रिफ्लेक्शन हमें शेर अफजल मरवत और उमर अयूब के बयान से नज़र आती है। दोनों बयान दिखाता हूँ। इमरान खान से मेरा मिलना इंतहाई जरूरी था और जेल सुपरडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। ये बेवकूफ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। इमरान खान साहब ने हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए और शेर अफजल मरवत साहब को फिल फॉर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज का फैसला करे शेर अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। शुएब साहब, जमात तो पहले ही 9 मई के बाद उसके साथ जो कुछ होना था हो चुका है, लेकिन अब आपकी जो इंटरनल डिवीजन्स है ना वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ज़्यादा देर जो अभी बाकी के हैं इकट्ठे चलेंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बताएं, मुझे 9 मई के बाद बड़े बड़े तुरम खान हुआ करते थे जिनके बगैर ये तस्वुर ही नहीं था कि पार्टी चलेगी। मैं नाम लेता हूँ, परवेज़ खटक साहब 5000 वोट लेके हमारे एक लड़के से हार गए। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो लोगों को बुलाते थे, आएँ जी मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासत ख़त्म कर रहा हूँ, बिलाखिर 8 फरवरी को अपनी सियासत ख़त्म करके सारी ज़िंदगी के लिए जाकर घर में बैठ गए। अभी क्या सूरत हाल है? जो आपकी टॉप टियर है वो आपस में बिल्कुल फटे हुए हैं, इकट्ठे नहीं है। ये रिफ्लेक्शन है टीवी पे, नॉट ए सिंगल पर्सन, सिवाय एक बंदे के। कौन बंदा? मरवत साहब का, और वो भी आपके सामने आया। नहीं, इट इज़ नॉट जस्ट शेर अफजल मरवत। देखिए मैं आपसे 100% डिसएग्री कर रहा हूं। नदीम साहब, मैं एक बात बताऊँ, मेरा अपने किसी भी भाई के साथ ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है। जब हम एक पार्टी में बैठे हैं, हम एक डिसिप्लिन के पाबंद हो गए हैं। मेरा ज़ाती इख्तलाफ तो एक लिमिटेड शेर अफजल मरवत के साथ मसला क्या हुआ है पार्टी को? देखिए, कोई मसला नहीं है। एक ही मसला है जी, वो बाकी कहते हैं ये शेर अफजल मरवत मिला हुआ एस्टैब्लिशमेंट से, शेर अफजल मरवत कहता है ये मिले हुए एस्टैब्लिशमेंट से। ये लड़ाई है। ये देखिए, और ये एक ग्रुप नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 4 ग्रुप हैं। देखें, इनडिसिप्लिन तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है ना। जब आप पार्टी को चलाते हैं, एक शख्स एक लीडरशिप पे एतराज़ भी करता है, वो पार्टी का ओहदा भी क्लेम करना चाहता है, और पार्टी ओहदा ना मिलने की सूरत में वो ये कहता है कि मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। देखिए, फैसले किसने करना है? इमरान खान ने करने हैं ना। हमारा पार्टी लीडर इमरान खान है नंबर 1। नहीं सर, कोई दरार नहीं। नंबर 2 सर, एक मिनट जरा बात खत्म करो। नंबर 2 हमारे पॉलिसी डिसीजंस करते हैं या पॉलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी। वो पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा था। सुने ना, थे ना, मैं वही बात कर रहा हूँ ना। आज इमरान खान से मिलने के बाद ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनको अख्तियार दिया है इमरान खान ने कि आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें और उनको शोकाज जारी करें। जो देखिए पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की की अभी टॉप टियर है, उसके अंदर बहुत क्लियर कट दराड़ें मौजूद हैं, एक दूसरे की एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है उन्हें, एक वो उसको उंगली उठा रहा है, वो उसको उंगली उठा रहा है। ये रियलिटी में ऐसा है, ये कोई फिक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग सारों से मिलते हैं तो ये बातें छुपी रहती नहीं है। ये जमात इकट्ठे नहीं चलेगी, ये बड़ी वाज़ह बात है। और देखें ये बात ये है कि ये जमात जो है ना, ये माड़े आदमी की जमात नहीं है। यहाँ पे फिर बात जाके वो एक ये शुएब भाई भी हमारे भाई हैं, इनके लिए भी जब ये पॉलिटिकल स्ट्रगल करेंगे ना, उनमें घुसेंगे जो ये होते हैं पुराने 10-10 2-2 3-3 जनरेशन से जो पार्लियामेंट में आ रहे होते हैं, उनके बीच में जब भी कोई नया वर्कर, कोई नया ब्लड या कोई ऐसी चीज़ आती है ना, कोई वकालत के ओहदे पे काम जमा के अपने जोरे बाजू पे आगे आता है, उसको हमेशा ये होता है। और जब वो वोकल भी होता है, बोलने वाला भी होता है, लोगों से इनसिक्योर भी हो जाते हैं। अब बात तो ये है, आपने बात तो सही की है, उधर भी वो भी राब्ते में, वो भी राब्ते में, वो कह रहा है वो अकेला हो गया कि उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। बाकी जो अभी 2-3 और भी इसी तरह के हैं, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी है कि सिर्फ सामने नहीं आया अभी वो, जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल स्ट्रगल की है, जिन्होंने मारे खाई हैं, ये जो बाकी लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ी, मुझे ये बताएं उनको इलेक्शन लड़ने की जिनको इजाज़त मिल गई, काफ़ी ज़्यादा जिनको इजाज़त मिल गई, वो किस तरह इजाज़त मिल गई? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो कोई चक्कर चलाया हुआ था ना किसी ने, जफ्फी डाली हुई थी, जफ्फी डाली हुई थी। वो जफ्फियाँ जो थी वो उसके रिजल्ट्स भी मिले हमें इलेक्शनों में। जफ्फी डाली लेनी चाहिए, क्या मसला क्या है? जफ्फी डालने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ वो काम नहीं करना चाहिए जो आइन के खिलाफ। देखिए 2 बार बात है ना, या तो जफ्फी डालें या फिर 9 मई वाली बात को कंडेम ना करें। बात तो सीधी सी है ना, अगर जफ्फी डालनी है तो फिर 9 मई को भी कंडेम करें। 9 मई को कंडेम तो करती है पार्टी, लेकिन 9 मई को ये नहीं कहते वो कि हमने किया। फिर अब ये है कि एक आदमी जो हमने तो कहा था ना जुडिशल कमीशन बना लो, जो वाकई आपकी गवर्नमेंट है ना, आज आप बना लें, हम ताउन करेंगे। देखिए हम आए डिटरमिन करें ना। हम तो ये कह रहे हैं, मेरी तो ये राय है कि जुडिशरी को फौरी तौर पे जो भी करना है, मिलिट्री कोर्ट से, वो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया लोग बैठे हुए, सजाएं दें। आपने चीफ साहब का बयान नहीं पढ़ा, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के कहे के ऊपर जिनके साथ नरमी करनी थी कर दी, खत्म। अब 20 बंदे जो छोड़ने थे छोड़ दिए। अब सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला होना चाहिए ना, बाकी 80-85 बंदे या 103 बंदे जितने भी हैं वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना है, या जो भी एक किस्म का एक स्टेटस को की एनवायरनमेंट है ना, वो खत्म करनी चाहिए। फैसल वाडा साहब, पीटीआई जो अभी वाली है, पहले वाली पीटीआई 9 मई के बाद जो टूटी थी वो छोड़ दें, अभी वाली पीटीआई इकट्ठे चलेगी? देखिए ये तो इकट्ठे पहले दिन से नहीं थे, हम बोलते थे, आप लोग कहते थे नहीं हम यूनाइटेड है। देखिए ये पार्टी बड़ी डिफरेंट पार्टी है, हम तो इस पार्टी के अंदर सियासी पैदा हम इस पार्टी के अंदर हुए हैं। ये पार्टी कहाँ है? इस पार्टी के अंदर रोल मॉडल या लीडर या जो भी थे वो तो इमरान खान साहब, झंडा भी वही है और पार्टी भी वही है। इस पार्टी को अनाड़ी थे हमारे जैसे लोग, जिनके बाप दादा ने सियासत नहीं की थी, वो आगे बढ़े थे, अनाड़ी थे, खिलाड़ी नहीं थे। पहले इस पार्टी को तोड़ा खिलाड़ियों ने जो यहाँ तक लेके आए। फिर उसके बाद ये वकीलों की पार्टी तो नहीं थी ना, वकीलों का बड़ा एहतराम है, शुएब साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन इनकी तो ये पार्टी नहीं थी, ठीक है। इनका क्या स्ट्रगल है? हम 14-15 साल जलील ख्वार हुए इस पार्टी के अंदर, मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली, पैसा भी हमने लगाया, खून भी लगाया हमने, लड़ाइयाँ भी ली। हमारे बाप की दुश्मनी, हमारा किसी ने नून लीग ने या पीपल्स पार्टी ने एमक्यू ने हमारे बापा कुछ खड़ा हुआ, हम किस बात पर दुश्मनियाँ लेके बैठे हैं पूरी दुनिया की? हम एक मकसद के, एक फोकस, एक प्लान, एक नया पाकिस्तान। पार्टी का भी क्या बनेगा? कुछ नहीं, मैंने आपको कहा था ये एमक्यूएम की तरह, एमक्यूएम लंदन की तरह या एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, ये एक जैसे बाकी पार्टियों का हाल हुआ, श्रिंक हो गई, छोटी छोटी इलाकी पार्टियां बन गई हैं और इन सबका इक़्तिदार है, इनका भी यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नदीम साहब, इस पूरे पैरामीटर के अंदर आप एक चीज़ को नहीं देख रहे। जहाँ तक आर्मी चीफ साहब ने जो बयान दिए हैं वो हम कह रहे हैं स्पेसिफिक है, 9 मई है, वो तो है, लेकिन उसके साथ एक मैसेजिंग उनकी बड़ी क्लैरिटी से बाकी जगहों पे भी चली गई है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ब्रैकेट में बता दिए, सीधा पाकिस्तान चलेगा, पाकिस्तान प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, सब चीजें ठीक रहेगी। यहाँ किसी ने हीरोगिरी दिखाई, किसी ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज और अदरवाइज तुन दिए जाएंगे, बस क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तुन दिए का पता नहीं हम चला सकते हैं जी, चला सकते गैर पार्लिमानी तो इनका चला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मसला है। आज के बयान के अंदर उन्होंने कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छोड़ने के लिए, वो हमने छोड़ दिया, जिनको छोड़ना था बाकी को नहीं छोड़ा। ये मैसेज सुप्रीम कोर्ट के लिए हो गया। इमरान खान फिलहाल एक रहनुमा आइडेंटिफाई किया ना उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर, वो तो फिर इमरान खान है, वो अंदर ही रहेगा, दूसरा बंदा हो गया। फिर वो डिजिटल टेररिज्म वाले, वो तीसरे हो गए। उस पर सारी पार्टियां आ जाएंगी, तो फिर तो डंडा सारों के लिए, डिजिटल टेररिज्म के अंदर सारी पार्टियां आ जाएंगी। ऐसा नहीं है तो फिर डंडे खाने के लिए तैयार है, हाँ, डंडे खाने के लिए तैयार है। सर देखिए मेरी बात,
इनका भी एक मीडिया सेल था पिछले दौर में, बड़ा मसाइल थे उसके साथ। देखिए आपने पाकिस्तान को ना, अब सर हमारा प्रॉब्लम ये आ गया, इनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, मेरी पॉलिटिक्स, अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ गई है या इशू है जो होना चाहिए, वो पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान पहले भी पाकिस्तान ही था, पहले पाकिस्तान का खेल रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर अब जो इश्यूज और क्राइसिस खड़े हैं उनको रिजॉल्व सर, डंडा जहाँ ज्यादा इस्तेमाल हो ना वहाँ मसाइल होते हैं। मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूँ सर, मैं आपको एक बात, डंडे के बगैर मसाइल हल करने चाहिए। मैंने गुजारिश की ना आपसे कि डंडा 25 करोड़ को डंडे नहीं मारे जा सकते, डंडा बांसुरी बजाने के लिए नहीं था। 25 करोड़ की आवाम मुखालिफ भी नहीं फौज के, ना जुडिशरी के, बड़ी क्लैरिटी रखे। 25 करोड़ को आप आइडेंटिफाई ना करें हर पार्टी के जत्थों से, ठीक है। आपने बड़ी क्लैरिटी रखनी है कि डंडा जो कौम ने दिया है ये इनके जत्थे के लिए, नहीं इनके जत्थे के लिए। मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि सर वो बांसुरी बजाने के लिए, दुश्मन को जब आप ठीक करने के लिए, हम बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, कुर्बानियां देते हैं, आपका काम है कि वो डंडा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एम्बेड के अंदर दुश्मनी करा है पाकिस्तान के साथ, तो उसके ऊपर भी चलाएं। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन टेलिंग यू दिस। आपसे इख्तिलाफ है, आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे इख्तिलाफ है। ब्रेक ले लीजिए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कहनी ज़रूरी है, फिर अपनी गुफ्तगू आगे चलाते रहेंगे। गंदम का इतना शदीद मसला है इस वक्त कि पंजाब के पास गोडाउन्स नहीं है मज़ीद गंदम रखने के लिए। 3.5 मिलियन टन गंदम, 3.6 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट कर ली गई है। 1 मिलियन टन चाहिए थी। $1 अरब का ज़र मुबादला भी बर्बाद कर दिया। करप्शन हुई है इसके अंदर, कुछ लोगों के हेड्स मस्ट रोल, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि ये काम पाकिस्तान में होगा, हुआ नहीं है कभी। उसमें कुछ $100 मिलियन तो लोगों की जेबों में गया है इस करप्शन में। 1.3 मिलियन टन ऐसी गंदम यही जिसमें कीड़ा लगा हुआ। तो एटलीस्ट जो गोडाउन में साफ़ गंदम है। तो मेरी एक तजवीज़ है हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी, पंजाब हुकूमत के लिए भी, कि BISP जिनको हम पैसे देते हैं 2000-4000 रुपये, उनको वो गंदम फ्री में तकसीम कर दें और किसानों से गंदम उठा लें। ये गंदम सड़ गई, उनकी गंदम किसी ने ना ख़रीदी, तो अगले साल ये जो छोटा काश्तकार है ना, 3, 5, 6 एकड़ वाला, वो गंदम काश्त करने की पोजीशन में नहीं होगा। तो गोडाउन्स में जितनी गंदम पड़ी है वो BISP का डाटा निकाल के, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाला, उन सारों को फ्री में तकसीम कर दें। कोई दवाई देगा नहीं तो 100 अरब रुपए की गंदम को कीड़े खा जाएंगे, कोई कुछ नहीं बनने वाला इसका। पहले एक चीज़ मैं बात कर दूँ सर, एक तो ये कि जहाँ तक गंदम की बात आप करें, बड़ा अच्छा आपने बात की है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि 22 दिन से पहले गंदम का जहाज़ आ नहीं सकता पाकिस्तान में। ये वाहिद इस बार हुआ है कि 8 दिन में जहाज़ पोर्ट पे लगे हुए थे, 8वें दिन शुरू के जहाज़ आए। नंबर 1, इसका मतलब है नंबर 1, नंबर 2 सर, नंबर 1 देखिए सर, तो नंबर 1, नंबर 2 ये कि मोहसिन राजा साहब की बैठने का एडवांटेज लेते हुए पाकिस्तान का जहाज़, बहरी जहाज़ 2 साल पहले गया हुआ है श्रीलंका मोस्ट लाइकली, और वहाँ उसका पुर्जा शुर्जा ख़राब हो गया, उस पर लाखों डॉलर के डैमरेज चढ़ गए। वो जहाज़ का न किसी मीडिया ने उठाया है, ना वो जहाज़ श्रीलंका 2-2.25 साल से, बस 2 साल, मतलब $2-4 मिलियन की फकी पड़ गई। अलार्मिंग है कि एक उतने का जहाज नहीं होना जितनी जहाज गया है, वो जहाज वहाँ खड़ा है, उसको लाने वाला कोई नहीं है, उसमें लाखों डॉलर का डैमेज लगा, जहाज से ज़्यादा तो वो रंजा साहब गंदम। बड़ी क्विकली बात करूंगा। देखिए मैं पहले इनकी एक बात का जवाब दे देता, फिर आप 1 मिनट वो दे देंगे, हाई टाइम खत्म होगी। देखिए ये एक्चुअल बात है कि लोग बातें कर रहे हैं, बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज मेरे साथ बात किसी ने की किसानों में से, कि ये बात हो रही है कि जी सारी गंदम किसान की उठा ली गई है और वो गंदम जो है अब डीलर के पास पड़ी हुई है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, एक्चुअली जेन्युइन 70 से 80% किसान जो है अभी भी गंदम लेके बैठा हुआ रोल रहा है। और जो आपकी है ना, जो आपने फार्मूला दिया, ये बेस्ट है, क्योंकि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्री में दे रहे हैं उनको, जो सर्वे उनके पेट भरेंगे, आपको दवाई दे रहा हूं, और जो गंदी है वो उसको साइडलाइन उन गरीबों को दे दें, पोल्ट्री वालों को। वही आपने स्कीम चलानी, वही आपने बैग BISP का जो आटा प्रोग्राम CM साहबा ने किया था, आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है। लेट्स मेक दैट आइडिया। आपसे दरखास्त करूंगा कि ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है। आप लिख के भेज दें, मैं लिख के भेज देता हूँ, बिल्कुल। उनको मैं भी गुजारिश करता हूँ कि CM साहबा को कि ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने दिया है। देखें, पहली बात तो यह है कि ये किसानों के साथ जुल्म है। अनवार काकड़ समेत, शहबाज शरीफ समेत, इन सब लोगों के खिलाफ एहतसाब होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमात बनने चाहिए। और आपको याद है हनीफ अब्बासी ने जब ये कहा कि तुमने पैसे खाए हैं, मैं कसम उठाता हूँ, आगे से जवाब ये नहीं देता कि मैंने नहीं खाए, आगे से कहता है मैं तुम्हारा फॉर्म 47 की तुम पैदावार हो, अगर मैंने तुम्हें इस कटा चटा मैंने बात की तो तुम्हारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इसका मतलब है 2 चोर आपस में गुफ्तगू करेंगे तो वो एक दूसरे को सिर्फ चोरी का ताना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं वाडा साहब की बात को सिर्फ आगे बढ़ाते हुए, मुझे नहीं समझ आती
ठीक है पार्लियामेंटेरियन ज़्यादा करप्ट होंगे, लेकिन क्या वो जो 10% में जिन MQM और पीपल्स पार्टी वालों ने इनको वोट दिए हैं उनको इन्होंने एग्जेप्ट किया है कि नहीं किया? वो इन्होंने शामिल कर लिए इसमें, 10% जिन्होंने इनको वोट डाला। ठीक है, बस मैंने यही बात की है। उससे आगे सर, उससे आगे मैं चलूँ, आगे चलो, आगे चलो, आप लोगों से सीखा हूं, आप लोग दोहरी पॉलिसी होती है ना, नहीं आगे चलने देना, आपने उनको एग्जाम कर दिया ना। इमरान खान इस वक्त फेडरेशन की अलामत है फिलहाल। मोहसिन रंजा, शुएब शाहीन दोनों 10% में शामिल हैं, और ये तो खुद 10% का हिस्सा है ना, सरफहरिस्त है मेरा। इसलिए 90% की जब बात की तो मैं फौरन सोचना शुरू हो गया, शुक्र है मैं नहीं असेंबली में, नहीं तो मैं तो 85 में गया था। एक बात से नदीम भाई, इमरान खान शाहनवाज रंजा साहब, शुएब शाहीन के लिए साहब अच्छा और फैसल वाडा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।